वेलकम दोस्तों, यूआईपी न्यूज पर। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। ये जो बात है ट्रम्प 2.0 के ऊपर आज हम करने वाले, क्योंकि उन्होंने शपथ लेते ही कई ऐसे फैसले ले डाले जो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाले फैसले थे। भारत से लेकर दुनिया भर पे ये फैसले असर डालेंगे, लेकिन बात आज हम भारत की करेंगे कि भारत में इन फैसलों को किस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि कई सारी वीडियोस हमने देखी जहां पर जो यूट्यूबर्स हैं वो इस सब चीज को लेकर एक कंसेप्शन फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी सब चीज को क्लियर हमें करना है कि ये कैसे क्लियर होंगे और इंडियंस के लिए ट्रम्प 2.0 में क्या रखा है और किस तरीके से अब उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो सर आज इसी बात पे डिस्कशन रहेगा। और आप जैसे कि यूएस में काम भी करते हैं, आपने वहाँ की लाइफ देखी भी है, वो जहाँ इंडियंस जो काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये भी आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ट्रम्प 2.0 का असर आखिर खासकर इंडिया और इंडियंस पर, जो यहाँ रहते हैं, जो वहां रहते हैं और जो यहाँ से वहां जाना चाहते हैं, उन पर क्या होने वाला है। तो देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो लोग लीगली जाना चाहते हैं, और एक वो है जो डंकी मारकर जाना चाहते हैं। जो डंकी मारकर जाना चाहते हैं उनके लिए वहां बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। और मेरे ख्याल से जो लोग अभी तक डंकी मार के वहां एक अमेरिकन ड्रीम के लिए जाना चाह रहे थे या जो गए हैं, वो लाखों रुपया खर्च करके एजेंट्स के थ्रू वहां जाते हैं, और फिर हर समय उनके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि कब आकर होमलैंड सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दें। तो पहली चीज तो यह है कि अब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है जब तक ट्रम्प वहां रहेंगे। जो लोग वहां ऑलरेडी हैं इलीगली, उनके लिए भी ट्रम्प की सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया है कि उनको धीरे धीरे उनको पकड़ेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे कि आप इनको लेकर जाएं। तो बेसिकली यह है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी भी कंट्रीज के लोग जो हैं उन्होंने बोला है कि आप अपने बंदों को खुद यहाँ से लेकर जाएं। क्योंकि इनिशियली बात यह हो रही थी कि इतने सारे लोगों को भेजने के लिए यूएस इतना पैसे का इंतजाम कैसे करेगा, क्योंकि काफी बड़ा खर्चा होने वाला है उन लोगों को वहां से डिपोर्ट करने की। दूसरी चीज यह है कि जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं उनका क्या है, क्योंकि जनरली यहाँ से वो लोग जाते हैं जो F1 वीजा पर जाते हैं और वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है। तो होता क्या है कि यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ F1 वीजा पे 3-4 साल पढ़ाई करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके उनके पेरेंट्स वहाँ इसलिए भेजते हैं कि बाद में वो वहीं पर सेटल हो जाए, वहां उनको जॉब मिल जाए और वो अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ हम अब यूएस में सेटल हो गए। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद से मतलब लोग बात कर रहे हैं कि जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन है उनका कहना यह है कि जो ये बाकी कंट्री के लोग आते हैं ये बेसिकली जो नेटिव अमेरिकन है उनकी जॉब्स खा रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जो हमारे इंडियंस जो जाते हैं वो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं और वो हाई एंड पेइंग जॉब्स ही करते हैं, जबकि जो अमेरिकन हैं वो मोस्टली अमेरिकन कॉलेज भी नहीं कर पाते हैं, और वो जनरली जो छोटी शॉप्स और छोटे ऑफिस होते हैं उसमें वो लोग काम करते हैं, और उनकी जॉब वो लोग खाते हैं जो कि इलीगल जाते हैं, या जैसे मैक्सिको से जाते हैं या वेनेजुएला से जाते हैं या और जो दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। बेसिकली वो लोग जो है उनकी जो नेटिव अमेरिकन है उनकी जॉब खा जाते हैं। तो जी। अभी इस समय की जो स्थिति है, इस समय की स्थिति यह है कि जो F1 वीजा पर जा रहे हैं वो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि F1 वीजा इज नॉन इमिग्रेंट वीजा। वहां की कंपनियां अभी H1B स्पॉन्सर करने से बच रही हैं। जो ऑलरेडी लोग वहां हैं उनके लिए भी बहुत रिस्की है कि वो क्या करेंगे, हो सकता है उनका वीजा एक्सटेंशन ना हो, या कोई और रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, या कोई और कंडीशन आ जाए कि भाई मिनिमम सैलरी का एक क्राइटेरिया लास्ट टाइम भी ट्रम्प ने किया था, हो सकता है इस बार फिर दोबारा से ऐसा हो कि भाई मिनिमम सैलरी आपको इतनी देनी पड़ेगी तभी आप H1B स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें क्या वीजा एक्सटेंशन जो होते हैं, क्या उसमें दिक्कत आएगी? क्योंकि कंपनीज पीछे हट रही हैं, लेकिन वहाँ भारतीय कहीं ना कहीं अपना एक खिया जमा कहा जाता है हमारी भाषा में, खिया जमा चुके हैं ना। तो फिर वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं, H1B में टोटल 85,000 का एक कोटा है, जिसमें 20,000 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए है, और 65 है नॉर्मल जो ग्रेजुएट और मास्टर्स किए हुए लोग होते हैं, उन एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए होता है। और उस 65,000 में भी ऑलमोस्ट 75% जो H1B अलॉट होता है वो इंडियंस को होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां की कंपनीज को जिस लेवल की टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड लोग चाहिए वो और किसी कंट्री से नहीं मिल पाते, इसलिए वो सारे लोग यहाँ से इंडिया से ही वो हायर करते हैं। लेकिन वही अभी वही अभी ट्रम्प ने भी अभी बयान दिया था, यही उन्होंने बयान दिया था कि हमें अभी और स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो H1 वीजा वो अभी नहीं करेंगे, लेकिन कंपनीज अपना स्टेप जो है वो लगातार पीछे ले रही हैं। अभी ये हो रहा है कि जो वहां पर H1B वीजा पर अभी जो नए एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें वो लोग H1B के लिए पिटीशन डालने के लिए अवॉइड कर रहे हैं कि हमें H1B वाले कैंडिडेट्स ना लेने पड़े,
और हमें नेटिव अमेरिकन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वही लोग मिल जाएं। तो इसलिए थोड़ी सी इस समय अनसर्टेनिटी है, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने में क्लियर हो जाएगा। और जैसे नॉर्मली पहले H1B चलता था वैसे ही चलेगा, इतना ज्यादा इसमें कुछ खास मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि बिना इंडियंस के, बिना इंजीनियर्स के ये चीज आगे बढ़ने वाली है नहीं। और सर ये जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका जो अब पोस्ट ट्रम्प 2.0 का जीवन देखें या 2.0 के बाद देखें, ट्रम्प 2.0 जो कहा जा रहा है, उसमें कितना बदलाव इसमें आ सकता है? बहुत आएगा, क्योंकि जो देखो, जो रिपब्लिकन्स हैं वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट लोग, वो हम्म। हमेशा से रेसिस्ट रहे हैं। वो ना कभी ब्लैक्स को पसंद करते थे, और हाँ फॉरेनर्स भाई। को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो ब्राउनी स्किन वाले लोग हैं, वो उनको ये लगता है सबसे ज्यादा आज की डेट में कि जो इंडियंस हैं वो बेसिकली इंडियंस उनकी जॉब खा रहे हैं। जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंडियंस जिन जॉब्स में बैठे हैं वो हाईली क्वालिफाइड जॉब्स हैं। और जो हम्म। अमेरिकन की जो मेजोरिटी ऑफ जॉब्स हैं वो सारी लो पेइंग जॉब्स हैं, जो कि वो ऑफिस, छोटे ऑफिसेस, स्मॉल ऑफिसेस, और जो लोकल वो होते हैं, बिजनेसेस होते हैं या शॉप्स होती हैं, वो उसमें काम करते हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जरूर प्रॉब्लम होगी जो वहाँ इंडियंस रह रहे हैं, बट धीरे धीरे सब, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, हर तरह के लोग हैं वहां पे, डेमोक्रेट्स भी हैं वहां पे, रिपब्लिकन्स भी हैं। जब लोगों को लगेगा कि हाँ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उस स्टेट में चले जाएंगे जहां पर डेमोक्रेट्स का ज्यादा बोलबाला है। और डेमोक्रेट्स बेसिकली रेसिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। सो ये चीजें थोड़े टाइम के लिए रहेंगी, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्या जो यूएसए है या उसके लोग हैं या फिर उनके जो रिपब्लिक हो या डेमोक्रेटिक्स लोग हो, वो इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं या फिर सच में उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं वहां पे? देखो, वहां पे रेस्पेक्ट या इस तरह का कुछ नहीं है, वहां इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। देखो, ये सब चीजें हम्म। तब ज्यादा उठती हैं क्योंकि क्या है कि जब वहाँ जॉब्स मार्केट अभी बहुत ज्यादा डाउन है, लोगों के पास काम नहीं है। गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी बाइडेन की, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। जहाँ जो पैसा उनको अपने लोकल डेवलपमेंट पे, अपने लोकल बिजनेसेस के लिए लगाना चाहिए था, वो वहाँ यूक्रेन और दुनिया भर की चीजों में वो वहाँ पैसा बर्बाद करते रहे। उसके अलावा उन्होंने बॉर्डर खोल दिए 4 साल के लिए, तो इलीगल माइग्रेंट्स यूएस में घुसे। उन इलीगल माइग्रेंट्स को मैनेज करने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो उन्होंने सारे होटल बुक कर लिए उनके लिए, और इतना ज्यादा पैसे की बर्बादी की है। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा वहां पे क्योस बना हुआ है। और अब ट्रम्प के आने के बाद जहां तक मुझे लगता है कि इंडियंस के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मेजरली उन्हीं लोगों पर आएगा जो इलीगल माइग्रेंट्स है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ है नहीं। तो जैसे वहां पे एक सबसे बड़ा काम करने वाले लोग तो हैं, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ से सपना लेके जाते हैं कि वहीं वहीं की हायर एजुकेशन लेंगे और फिर वहीं सेटल हो जाएंगे। तो क्या अब इसमें बड़ी रुकावट आएगी कि वो सेटल होने की सोच रहे हैं लेकिन वहां सेटल नहीं हो पाएंगे? ट्रम्प के टाइम पे सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम्म। जैसे मैंने बताया कि वहां पर जो F1 वीजा को लेकर एक और वहाँ प्रॉब्लम चल रही है। एक तो सबसे ज्यादा उनको यह है कि भाई F1 वीजा वाले स्टूडेंट्स हैं वो वापस नहीं जाते हैं। वो 4 साल का हम्म। वहाँ ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, और उसके बाद में जो वहां पर उनके ट्रेनिंग के लिए 3 साल का उनको ओपीटी सीपीटी का जो उनका स्टेम का प्रोग्राम चलता है, तो वो छोटी मोटी किसी जॉब में लग जाते हैं, फिर अपने कोर्स से अलग किसी और काम में वहां पर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो वीजा का जो रूल है उसके खिलाफ है। तो अभी स्थिति यह है कि जितने भी लोग वहाँ F1 वीजा पर हैं, उनके लिए आगे की लाइफ वहां पर बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि कंपनियां H1B इतनी आसानी से स्पॉन्सर नहीं करेंगी। ट्रम्प के टाइम पे इनिशियल स्टेज पे जैसे आप जाते हो, आप कोर्स करके एक फ्रेशर की तरह से होते हो, और अगर उसने F1 वीजा के लिए बोला कि भाई आपको मिनिमम $140,000 पर ईयर सैलरी रखनी है, तो कोई भी उन लोगों को इतनी सैलरी नहीं देगा जो कि एक्सपीरियंस नहीं है। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मतलब वहाँ फ्रेशर को, फ्यूचर देखा जाए। हाँ, अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में F1 वीजा वाले लोगों को वहाँ इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली। दूसरा तो ये है कि आप अपना पढ़ाई करो और अपने देश में आके काम करो। लेकिन नहीं, ज्यादातर लोगों का तो वही रहता है कि वो वहीं बसना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनको ज्यादा चीजें पसंद आती हैं। तो क्या सच में अमेरिका वैसा है जैसा लोग यहाँ से सोच के जाते हैं, कि वहां पे और अच्छी लाइफ होगी? क्या वहाँ की लाइफ है ऐसी कुछ जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं, लाइफ तो वहाँ अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइफ वाकई अच्छी है, हम्म। वहाँ बहुत अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो वहाँ के सिटीजन्स हैं या जो वहाँ लीगल रह रहे हैं, जिनके पास उस तरह का वीजा है, और वो लोग वहाँ वेल सेटल्ड हैं।
अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जितने भी जो लो पेइंग जॉब में जो लोग हैं वो इतने हेड टू माउथ रहते हैं कि अगर उनकी जॉब चली जाए तो नेक्स्ट मंथ उनके पास रेंट के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अमेरिका बहुत अच्छा है, सबके लिए नहीं है। हम्म। जो लोग अच्छी जॉब्स में हैं, जो अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए अमेरिका वाकई अमेरिका है और वहाँ उनको सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस पोजीशन पे पहुंचने में टाइम लगता है। तो जो हमारे बच्चे अभी जो F1 वीजा लेकर यहाँ से पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि H1B में अगर कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी पॉलिसी में चेंज हुआ, तो उसका इफेक्ट हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ से जा रहे हैं उनके ऊपर जरूर आने वाला है। मतलब ये अभी भारत के लोगों के लिए सोचने का समय है कि वो जितना पैसा खर्च करके वहां जा रहे हैं उसमें पैसा क्या यही इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अब देखो, मैं एक किसी से बात कर रहा था, उसने बताया कि पंजाब और हरियाणा से डंकी मार के लोग जो हाँ। जाते हैं वो 40 से 50 लाख रुपया पर पर्सन लेता है एजेंट। आप सोचो क्या ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा 40 लाख, हाँ इंडिया में क्या 40 लाख रुपए में कोई छोटा मोटा काम नहीं हो सकता? बड़े आराम से हो सकता है, और है। यहाँ 40 लाख अच्छी तो मतलब लाइफ। बहुत बड़ी बात हाँ, है। और देखो स्टूडेंट यहाँ से F1 वीजा पे जाते हैं, अगर वो किसी भी छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, और सपोज करो 4 इयर्स का कोई अंडर ग्रेड कोर्स करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। और अगर आप 4 साल में 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने की हैसियत रखते हो, तो 2.5 करोड़ रुपए में आप यहाँ अपना एक अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हो। आप यहीं से बैठकर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सर्विस दे सकते हो। तो हम्म। ये सारी चीजें क्या है कि अब अमेरिका पहले जैसा नहीं है कि बहुत दूर है अमेरिका। आजकल तो क्या है कि आपके पास वीजा है, फ्लाइट लो, जाओ, अपना घूम घाम के काम करके आ जाओ वापस, अपने यहाँ कंपनियां चलाओ, अपना बिजनेस चलाओ। तो अब सोचने वाली बात है कि आगे क्या होने वाला है। बट अभी हाल फिलहाल में तो सिचुएशन जो दिख रही है वो यही दिख रही है। वो तो अभी से क्या, वो तो ट्रम्प के आने से पहले भी था, वहाँ काम नहीं था लोगों के पास, तो हम्म। सिचुएशन वहाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखो इंडिया का सबसे बड़ा जो इस समय प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। आप सोचो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या इस समय इंडिया की है, मतलब करीब करीब 150 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट होगी किस तरह से मैनेज करेगी? यूएस जो सबसे वेल्दी है, यूएस की जनसंख्या भी अभी 30 करोड़ है और वो 5 टाइम्स बड़ा है इंडिया से, और वो हैंडल नहीं कर पा रहा। आप सोचो जो आपका कनाडा है उसकी कितनी बुरी हालत है। कनाडा अपने घर नहीं बना पा रहा है, उसके पास फंड्स नहीं है उन सब चीजों के लिए। कनाडा की पूरी जनसंख्या ही कितनी है? मेरे ख्याल से 40 मिलियन लोग हैं वहां पे, तो 4-5 करोड़ लोग हैं कनाडा में। तो आप सोचो इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमारी गवर्नमेंट 150 करोड़ को कैसे हैंडल करे? और उसके बाद ये आजकल ये सब चल पड़ा है कि 2100 रुपए, 2500 रुपए, 5 महीने का खाना, तुम्हारा इलाज फ्री, ये फ्री वो फ्री। तो हाँ। ये सब चीजें तो और ज्यादा नीचे ले जाएंगी हमारे कंट्री को। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सरकारें हैं वो भी तो कुछ ऐसा कर सकती हैं कि वहाँ पे हमें बाहर ना जाना पड़े। इतने पैसे जो हम बाहर फूक देते हैं या फिर कुछ लोग टंकी मारने के लिए भी इतने लाखों रुपए फूकते हैं, वो अगर यहाँ लगाए, यहाँ उनके लिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो बिल्कुल वो यहाँ पर काम करेंगे। नहीं देखो, ऐसा है, अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये भी बात सही है कि देखो इतनी जनसंख्या है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए लोग अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाकर सेटल होने की कोशिश करते हैं। बट अभी स्थिति जो चल रही है यूएस की स्पेशली, इस स्थिति में इतना पैसा खर्च करके यूएस जाना इज नॉट ए वाइज डिसीजन। हाँ ये है कि अगर आगे जाने के टाइम, आगे चलकर कनाडा या यूएस या और कोई कंट्री बोले कि हाँ हम इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं और आप आइए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस समय करीब करीब 12 से 15 हजार घर लॉस एंजलिस में, एलए में आग की भेंट चढ़ गए हैं। ठीक है, आप सोचो अगर 15 हजार घर को बनाने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी लेबर लगेगी। तो अगर कोई इस तरह की कंपनियां हैं वहां पे जिनसे आप टाई अप करके आप इंडिया में अपना एक ऐसा सेटअप तैयार करो कि आप यहाँ से उन कंपनीज के साथ टाई अप करके उस कंस्ट्रक्शन वर्क में आप पार्टिसिपेट करो, अपनी कंपनी के बंदे वहां भेजो घर बनाने के लिए, और अपना कोई इस तरह का बिजनेस जैसे कि वुड है, लकड़ी इस समय वहां बहुत चाहिए क्योंकि वहां लकड़ी के घर होते हैं, नेल्स चाहिए, और घर बनाने के जितने भी सामान है आप उस तरह का कुछ छोटा मोटा सेटअप करके उसको एक्सपोर्ट करो यूएस को। तो इस तरह की चीजों में भी बहुत सारी है ऑप्शंस हैं। अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर यही डिसाइड कर लिया है कि हमने तो वहाँ इलीगली जाना ही जाना है डंकी मार हाँ। के, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और सर एक सबसे बड़ा डिसीजन उनका ये था कि अगर जैसे भारत के कई सारे इलीगल लोग हैं, मतलब विश्व भर के लोग अमेरिका जाते हैं इलीगली, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनको वापस नहीं बुलाते हो, हालांकि सूत्रों से ये खबर है कि इंडिया 18,000
लोगों को वापस लाने की तैयारी में है, मतलब यूएस से संपर्क करके उन्होंने कहा था कि वो जो वहां से चीजें आती हैं उन पे वैट लगा देंगे, यानी उन पे ज्यादा ड्यूटी लगा देंगे। तो क्या मतलब एक धमकी जो है स्टार्ट होते ही, जब ट्रम्प 2.0 स्टार्ट हुआ है, ये क्या धमकियों से शुरू करना चाहते हैं वो अपना? नहीं, देखो, ट्रम्प की बात का इतना ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म, ट्रम्प बहुत इम्पल्सिव नेचर का बंदा है, और उसका ये होता है कि उसको जो बात उस समय लगती है वो उस समय बोल देता है। बाद में जो उसकी पूरी टीम है वो लोग बैठ के उसके इफ एंड बट्स और उसके निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई इसका क्या डिसीजन होगा, क्या इस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे टैरिफ की बात तुमने बताई, तो बहुत सारी कंट्रीज को हाँ, उसने बोला। सबसे पहले तो चाइना का ही नाम लिया था टैरिफ के लिए, लेकिन हाँ, अभी वो चाइना का टैरिफ के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ, हमें जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, या जो हम लोग वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, कि भाई अगर हम आपसे $100 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं तो आप भी हमसे खरीदो। तो इस तरह का जो उनका डिस्कशन है वो धीरे धीरे इसी तरह से चलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप कस्टम ड्यूटी टैरिफ्स लगाते हो तो उससे क्या होगा कि आपके कंट्री में जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान आप ही को होने वाला है, क्योंकि आपके लोगों को वो महंगा खरीदना पड़ेगा। या तो यह है कि वो नहीं तो फिर फैक्ट्री आप अपने ये बात है कि वो इतने रंजे हुए बिजनेसमैन है कि जब तक उनको बिजनेस मिलेगा, उनकी कंट्री को फायदा होगा, जो बिजनेसमैन माइंड होता है, जब तक फायदा है ठीक है, जब तक भाई भाई, वरना उसके बाद तो उनके पास चारा है ही कि धमकी देंगे या फिर कुछ भी वो कर सकते हैं। वो तो ट्रम्प का शुरू से है। ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर बोला था कि जो मेरे को जहां से दो पैसे का फायदा होगा मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा। जैसे पिछले बार भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो सबसे हाँ पहला ट्रिप उनका सऊदीया का था। सऊदी अरब क्यों गए थे? क्योंकि जी। $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी यूएस में। तो इस बार भी एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा गया, इस बार आपका फर्स्ट ट्रिप कहाँ होगा? लास्ट टाइम तो आप सऊदी अरब गए थे। तो उसने साफ बोला कि हाँ जी। अगर इस बार सऊदी अरब मेरे को 600 देता है, 600 बिलियन इन्वेस्ट करता है, तो मैं फिर सऊदी अरब जाऊंगा। वो तो कह रहा है कि वो 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करें यूएस में। तो उसका तो सीधा सीधा बिजनेस माइंडेड है, उसको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने देश के बारे में सोच रहा है, जो कि बिल्कुल सही है और हर किसी को सोचना हाँ चाहिए। और वो जो जिससे उसको जिस कंट्री से उसको दो पैसे का फायदा होगा वो उससे अपने रिलेशन अच्छे रखेगा। तुम्हारी बात में ऐड कर दूं कि जो ये यूक्रेन और जो रशिया वाला जो इशू चल रहा है, उसने कहा था कि भाई आप ये सब इसको बंद कराओ, तो उसने उसका दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। उसने देखा कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, तो अब उसने क्या किया कि उसने यूरोपियन यूनियन से बोला है कि भाई आप क्या समझते हो कि सारा खर्चा उठाना यूएस का ही काम है, तो आप लोग अपना शेयर दो उसको, यूक्रेन को हेल्प करो उसके लिए। तो बेसिकली यह है कि उसने सारी चीजों में से अपना खर्चा कम करना है, अपनी चीजों को बाहर निकालना है, और अपने कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाना है। वही उसका एम है। इस समय उसका जी और सर, कोई एम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यहाँ देखा जाए तो अभी जो जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलें हैं, बाकी तो जो है ट्रम्प का उनका जो बयान है वो सब तो बस निकल जाते हैं, बाकी चीजें जो है उनके मैनेजमेंट संभालते रहते हैं। देखो, अभी स्थिति क्या है ना, कि मैं बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था इंडिया की। तो यहाँ पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग कुछ भी बोले चले जा रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने मोदी को फोन नहीं किया, ट्रम्प ने फलाने को फोन नहीं किया, या इसको नहीं बुलाया या उसको नहीं बुलाया। जबकि इनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि भैया ट्रम्प जो है वो प्रॉपर बिजनेसमैन है। जहां से उसको दो पैसे का फायदा होगा वो सबसे पहले उससे बात करेगा, ना कि किसी और से बात करेगा। इंडिया से अभी उसको क्या फायदा होने वाला है? इंडिया से ये फायदा होने वाला है कि जो 18-20 हजार लोगों को उसने वापस भेजना है, वो बात करके इन हम्म, लोगों को सबसे पहले वापस भिजवाए, ताकि जो उसका हम्म, कमिटमेंट था इलेक्शन टाइम पर अपने लोगों के साथ कि भाई मैं इन लोगों को निकालूंगा, तो वो उसकी चीजें पूरी हो। तो वही वो कनाडा के साथ भी कर रहा है, वही वो बाकी कंट्रीज के साथ भी कर रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, देखो, इसका एक और बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स वहां से निकल जाते हैं, और जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स है, जो वहां लोकल अमेरिकन है, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो छोटी जॉब्स है वो इलीगल माइग्रेंट्स ही तो कर रहे हैं वहां। जो अमेरिकन को करनी होती थी वो इलीगल माइग्रेंट्स कर रहे हैं। अगर वो निकल जाएंगे तो वो सारे अमेरिकन जो खाली है उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ के जो F1 स्टूडेंट्स हैं, उनको जो कंपनियां अभी हायर नहीं कर रही हैं, क्योंकि इलीगल लोग बहुत अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, तो उनका भी हाँ रास्ता क्लियर हो जाएगा। उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम वहां पे निकलना शुरू होगा, जो लोग लीगली रह रहे हैं। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, कि अगर वहां से सारे इलीगल माइग्रेंट्स निकल जाते हैं
जो कि हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन काफी सारे लोगों ने की है और उनका कहना यह है कि जितने लोग हैं, अगर इनको सबको निकालने के लिए 1500 लोग भी रोज निकालने शुरू हुए तो 30 से 35 साल लगेंगे निकालने में। तो अभी ट्रम्प का हाँ। एजेंडा सिर्फ ये है कि सारे इलीगल माइग्रेंट्स, तो उसको भी पता है कि वो नहीं निकाल पाएगा। जिन्होंने किसी भी तरह का क्राइम किया है या जो कहीं भी किसी क्राइम में नाम आया है और वो अरेस्ट हुए हैं किसी वजह से और उनको फिर छोड़ दिया गया है बाइडेन के टाइम पे, तो उन लोगों को सबसे पहले दोबारा से अरेस्ट करें और उनको डिपोर्ट करें। अभी उनका सिर्फ यही एजेंडा है। जी सर, तो काफी शायद दर्शकों के लिए कि अभी क्या कॉन्फ्लिक्ट ये इंडिया और यूएसए या फिर कह लीजिए ट्रम्प 2.0 के बाद चला है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी और भी ऐसी वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे और जो भी ये बड़े मुद्दे होंगे इनको हम कवर करते रहेंगे।